और हम जब बेल्ट रोड इनिशिएटिव को देख रहे थे तो वहां पर चाइना अपना डोमिनेशन, अथॉरिटी, हेजेमनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसी का ऑल्टरनेटिव के जरिए हमने G20 के जरिए इसको एक नए तौर से, नए ऑल्टरनेटिव में पेश कर दिया है। पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पर्यावरणविद हैं आप। पंकज सिंह जी, इसमें नया क्या है? आप बता रहे हैं और हम देखते हैं कि बड़े जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जहां पर कई देशों का मिलन होता है, वहां पर चर्चा होती है, तो पर्यावरण का जिक्र जरूर होता है। G20 की ये जो बैठक है, इसमें बाकी बैठकों से पर्यावरण के लहजे से मैं सवाल पूछूं तो कुछ अलग दिखाई देता है आपको? इस बात से आप अलग इसको देख सकते हैं कि मैं आपको 2-4 लाइन में आपके दर्शकों के लिए बहुत ही आम भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। G20 के जो देश इसमें शामिल हैं वो पूरे वर्ल्ड का 80% फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है। ठीक है। और पिछले 2 दशक में 29% ऑफ द फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। और आप इसको 2 वर्ड में अगर आप देखने की कोशिश करें कि एक, हम लोगों के देश में भी और बाकी देशों में भी ये बात मानी जाती है कि प्रकृति और पर्यावरण साझा है। और आप G20 का, हिंदुस्तान का अगर टैगलाइन देखें तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो चलिए, देश की एक जियोग्राफी के हिसाब से उसकी एक बाउंड्री तो हो सकती है, मगर प्रकृति और पर्यावरण की कोई बाउंड्री नहीं। बिल्कुल। और अब इस देशों को ये समझ में आने लगा है कि आज जो पिछले 2 दशकों में ये जो 29% लॉस हुआ है, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन करीबन, भारत की उसके अपने फॉरेस्ट चाहे किसी भी कारणों से हो, चाहे उसके आग लगने की वजह से हो या डेवलपमेंट के इश्यूज की वजह से भी हो, तो 2% उसका भी लॉस हो चुका है जी। तो अब सारे विश्व को ये बात समझ में आने लगी है कि अगर हमें अपने विकास के रफ्तार को ठीक रखना है तो बिना क्लाइमेट चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस वर्ड को अगर आप देखें कि प्रकृति और पर्यावरण साझा है, तो आप देखिए कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो अभी आपने जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो आपने तबाही देखी है, वो सब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। और वो हिमालय जो हमारे लिए प्रहरी का काम करता था, आज उसी से बादल टकरा वहां पर चुनौतियां पैदा हो रही है। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर संजीव रंजन, प्रधानमंत्री ने क्रेडिट जो है शेरपा को, मंत्रियों को और अधिकारियों को दिया कि इस डिक्लेरेशन के लिए उन्होंने मेहनत की और इस पर मुहर भी लग गई। मैं जानना चाहता हूं, सरकार के तौर पर, भारत के तौर पर यह कितनी बड़ी चुनौती थी? देखिए, शेरपा रूप से जो अमिताभ जी रहे हैं इंडियन सर्विस के और JNU के अलुमनाई रहे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टिकरण की और आज वो डिनर से पहले अपना फाइट दे रहे, तो उसमें उन्होंने कहा, और इस बात का पूरा एक सिचुएशन है जहां पर ये एक विन सिचुएशन की तरह था, जिसमें कि 112 हम डॉक्यूमेंट्स का आउटकम्स ले पाए हैं 200 मीटिंग के बाद। तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक बड़ा सही बार्गेनिंग पोजीशन और एक बिल्कुल इंटरनेशनल पोजीशंस में इंडिया को एक ग्रेट सिचुएशंस पे ला रहा है। और इसका जो है किसी तरह से कोई नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रहा है, क्योंकि रशिया नहीं आया, चाइना का नहीं आया प्रेसिडेंट, इसका कोई नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिकॉज हमने यूक्रेन के इश्यूज पे भी जो है एक रजामंदी लाई है, जहां पर लैंग्वेज ऑन द वॉर ऑफ द यूक्रेन को भी हमने एक सफल तरीके से उस पर एग्रीमेंट्स लाए हैं, चाहे वो सॉवरेनिटी का इश्यूज हो या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इश्यू हो। अगर हम देखें इसके इतिहास को तो 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से इस प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं, और ये यूरोप के क्राइसिस के टाइम में हुआ था। तो जिसमें हमने इस G20 के मीटिंग्स के जरिए इसका भी जो है हमने एक प्रिंसिपल्स को स्थापित करने की बात कही कि हम यूनाइटेड नेशंस के कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए जो है फोर्स यूज नहीं कर सकते हैं, वायलेंस का जरूरत नहीं है यहाँ पर, और हम इसको डायलॉग्स और मीटिंग्स के जरिए हम बिना वायलेंस के ही इसका हम जो है समाधान कर सकते हैं। और उस पर उन्होंने सारे देश के मेंबर्स को साथ लाकर एक बिल्कुल बहुत सही तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे एक मुकाम प्राप्त किया है, जिसके लिए जो अमिताभ जी को भी धन्यवाद और मोदी जी को भी धन्यवाद। के विक्रम राव साहब, पॉलिटिकली मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इसका फायदा बीजेपी को या मौजूदा सरकार को, गठबंधन को मिलेगा क्या पॉलिटिकली? क्योंकि G20 का आयोजन जिस तरीके से किया गया, जब प्रेसिडेंसी मिली तब से सरकार इसमें लगी हुई थी और इसका जिक्र बार बार किया जाता रहा,
और अभी जिस तरीके से आयोजन चल रहा है, जिस बेहतर तरीके से आयोजन चल रहा है, इसका क्या पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है बीजेपी को? कुंदन जी, बहुत साफ स्पष्ट सवाल पूछा आपने और बड़ा स्वाभाविक भी है। आज नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया में चमक गई है। भले ही चांद और सूरज पे भारत पहुंच रहा हो, लेकिन दुनिया के 2/3 लोगों के जनता के नुमाइंदे आज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी उपलब्धि ये है और अगले साल होने वाले चुनाव में इसका निश्चय असर पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अभी जो खबर आई है कुंदन जी कि यूक्रेन के बारे में उल्लेख है नई दिल्ली घोषणा में जी, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। अगर एक बार भारत की जमीन से यूक्रेन में शांति के लिए अपील जाती दुनिया को, तो भारत की जो शांतिवादी छवि है उभर के आएगी। 2 लाभ हमको जरूर होंगे। पहला तो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में भारत को सीट के बारे में जो बाइडेन ने कल कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसके हिसाब से देखें तो फ्रांस और ब्रिटेन भी रहेंगे। तो 5 में से 3 सदस्य सुरक्षा परिषद के भारत के समर्थन में है। रूस तटस्थ हो सकता है, चीन विरोध कर सकता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा परिषद में बहुमत रहेगा भारत के साथ कि मेंबर बनाया जाए। अगर ये दोनों देश वीटो नहीं करते हैं तो इस साल के अंत तक भारत जरूर सुरक्षा परिषद सदस्य हो जाएगा, जो 1952 में कुंदन जी ऑफर किया था अमेरिका ने जी, आइजनहोवर ने। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने परोपकार दिखाते हुए चीन के पक्ष में निर्णय कर लिया और भारत को नहीं होने दिया, चीन होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा भारत के उद्योग में एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ेगा, इससे और निश्चित रूप से हमारे उद्योग पे, उत्पादन पे, निर्यात पे असर पड़ेगा। बहुत लाभ होगा इस बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ है, भारत की छवि एक शांति दूत के रूप में सारे दुनिया में फैलेगी। कुंदन जी, बिल्कुल। सर बने रहिए हमारे साथ। उज्जवल चुग हमारे साथ एआई एक्सपर्ट मौजूद हैं। उज्जवल, क्या बदलने जा रहा है एआई की दुनिया में भारत में इस G20 से, और क्या बदल जाएगा भारत में? देखिए, एआई की डेवलपमेंट तो भारत तो बहुत अग्रसर है ही है, और भी बड़ी सारी कंट्रीज में हो रही है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एआई को जब तक आप किसी एआई का खुद का वजूद नहीं है, जब तक आप उसको किसी भी यूटिलिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। और जो हम इस G20 समिट में बातें कर रहे हैं, चाहे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, चाहे हम ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों की, तो हर जगह पे भारत ने इतना काम कर लिया है। अलग अलग निश के, अलग अलग एरियाज के ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लाई हैं। तो हर प्रॉब्लम के साथ जब एआई की इंटीग्रेशन होती है तो एआई का सही मायने में इस्तेमाल होता है। और भारत इस मामले में सबसे अग्रसर है, क्योंकि यहां पर हर उस एरिया को, जो भारत का कल्चर, जो डाइवर्सिटी है उसमें, और सबसे बड़ी मार्केट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट होने की वजह से, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ उज्जवल चुग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइडेन भी पहुंचे हैं डिनर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राष्ट्राध्यक्षों को जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बाइडेन को भी वो तस्वीर दिखाते हुए, साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं। उनकी तरफ से डिनर का आयोजन किया गया। तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो बाइडेन जो है वो बहुत नज़दीक से जाकर के इस तस्वीर को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी खासियत बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। तो G20 शिखर सम्मेलन से इतर ये आज डिनर का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की तरफ से डिनर का आयोजन किया जा रहा है, और जो बाइडेन को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब वो आगे बढ़ रहे हैं, डिनर का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। भारत मंडपम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ विदेश